अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन के डेरे में आज हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं कि अल्लाह मैं किसी को कहूँ मोहताज ना करे सीनियर किसी का। साफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, समी इब्राहिम नाम ही काफ़ी है। चूँकि आप एक अवामी आदमी हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, तो हमने कहा कि आपको लोगों के दरमियान ही बिठा कर कुछ आपसे कोई रहनुमाई ली जाए, कुछ पूछा जाए, कुछ तल्ख़ सवालात भी आपसे किए जाएँ। जो आपके कुछ लोग आपसे मोहब्बत करने वाले करोड़ों हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं चंद के जिनको आप नहीं पसंद, और उनके ज़हनों में भी कुछ सवालात हैं, तो वो भी हम पूछेंगे ज़रूर। लेकिन समी साहब, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ये जो मौजूदा ये जो हिस्ट्री है, आपने बहुत क्लोज़ देखी है, और आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बड़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं, बड़ी सोबतें भी बर्दाश्त की हैं, और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी आपकी ये है कि आप अपनी फ़ैमिली से दूर हैं। मैं यहीं से इसका आगाज़ करूँगा। मैं आपको उदास तो नहीं करना चाहता, लेकिन आगाज़ इसी से करता हूँ कि फ़ैमिली को मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि उनकी तरफ से कभी खफगी भी आती है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो बड़ा काम है। मेरी बीवी तो समझ जाती है, लेकिन बच्चे नहीं समझते इस बात को। वो कहते हैं आप जो मर्ज़ी कर लें, आप हालात को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। मेरी उनसे डिबेट रहती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ठीक होगा, और इसी उम्मीद पर कायम है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन आप ज़रा उन लोगों का सोचें जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। उन माँ बहनों का सोचें जिनके सरों से चादरें छीन ली गई। वो हमारी बुज़ुर्ग जो हैं बंद हैं 1.5 साल से। तो मैं जब उनको देखता हूँ, और फिर इमरान खान को देखें, उसका लाइफस्टाइल, वो जो सारी ज़िंदगी था, अब वो एक छोटे से 9-10 फुट के सेल में है। कभी उसके चेहरे पे मैंने सवाए मुस्कुराहट के और कुछ नहीं देखा। और कभी हम उससे जब बात जेल में जब की है, तो उसने कहा मैं मलंग आदमी, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, और लेकिन डील नहीं करूँगा, और यहाँ से मेरी हड्डियाँ जाएंगी, ये लिख लो जाके। तो जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन कुर्बानियों को देखता हूँ, और फिर देखें हमें तो बहुत सारे रिकग्निशन है। आप जैसे दोस्त लोग कैमरे पे ले लेते हैं, कैथार्सिस कर लेते हैं। आप यार उन लोगों का सोचें, उन हज़ारों लाखों लोगों का जो पैदल चलते हुए उन जलसों में आते हैं, और जिनको 1% भी इस बात की उम्मीद नहीं होती कि वो कभी इमरान खान से हाथ मिला सकेंगे, कभी उसके सामने जा सकेंगे। असल तो कुर्बानी उनकी है। ये सारा जो कारखाना लगा हुआ है, ये जो सारी चीज़ें बज रही हैं, चल रही हैं, इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान के इन गयूर अवाम की वजह से। समी साहब, आप कैरियर आपका शुरू करें तो आपने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनमें भी आपने बड़ी पोस्ट पर काम किया और आपने लीड किया। उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया की तरफ आ गए। आपका सहाफ़ती कैरियर है, एक बड़ी आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त में। अब जो हालात आप देख रहे हैं, एक आप में हम देखते हैं कि मुसलसल पॉजिटिविटी है, मुसलसल पॉजिटिविटी का मैसेज आ रहा था। कैसे, मतलब आपके साथी कुलीग जो आपके साथ हैं वो भी बस कर गए हैं, लेकिन सभी इब्राहिम जो हैं वो डटे हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तब्दीली की ख्वाहिश और स्ट्रगल तो हर बंदा कर रहा है अपनी अपनी जगह पर। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने घरों को चलाना है, उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उनके अंदर लावा हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन वो मजबूर हैं। आप अंदाज़ा करें ना, एक NLE की या एक सब एडिटर की एंकर्स तो पाकिस्तान भर में कितने हैं, 15-20 हैं जिनकी तनख्वाहें मिलियंस में हैं। वो तनख्वाहें नहीं है, आजकल तो वजीफ़ा है जो तनख्वाह की सूरत में दिया जाता है, क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ये जो 95% ये इंडस्ट्री है, जो रात को एडिट करते हैं, आपके मेरे आप तो खैर खूबसूरत आदमी हैं, हमारे बूढ़े चेहरों को खूबसूरत बनाते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। उनकी तो कभी सर्विसेज ही कभी किसी को नज़र नहीं आई। उनके अंदर जो जज्बा है, मैं अडयाला जेल जाता हूँ तो अहलकार मिलते हैं, आके यूँ गले लगाते हैं और कान में कहते हैं सर जी कर कुछ नहीं सकते, बड़ा अफसोस है। हड्डियों में घुस गया इमरान खान यार। 90% क्या, मैं कहता हूँ हर बंदे से पूछ लें, खान के मामले पे वो कहेगा कि नहीं हम खान के साथ हैं। किसी को लीडरशिप से शिकायत होगी,
गंडापुर से शिकायत होगी, हमाद अज़हर से शिकायत होगी, किसी और से शिकायत होगी, लेकिन खान से किसी को शिकायत नहीं है। पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। तो वो जो उनके अंदर जो बेचारे वो जो इन सारी सहूबतों और मुसीबतों में रह के भी अपनी मेरी वो ज़मानत हुई, मैं आपको बताता हूँ, टाइम गुजर गया था, बेल बॉन्ड जानी थी, बाहर पुलिस वाले पकड़ लेते, वो क्लर्क बैठा रहा, उसने कहा सर मैंने आपके लिए इस सिस्टम को बंद नहीं किया, अदालती क्लर्क, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी अदालत थी। तो उसने कहा सर जी फिक्र ना करें, ये किसी और पर्चे में गिरफ्तार करेंगे आपको अगर इन्होंने किया तो, इसमें जमानत हो, आपकी ज़मानत है, मैं रोक कर आपको दे के भेजूँ। तो सरकार वो सलाम के काबिल है ना, वो जो खड़े हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर उनकी क्या रिकग्निशन होनी है। तो मैं समझता हूँ कि छोड़ा किसी ने नहीं, जो आपका सवाल था, लोग अपने अपने, जैसे पहले अखबार में कातिब होते थे, हाथ से लिखते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर उसने सब एडिटर को NLE से रिप्लेस कर दिया, मीडियम बदल गया, स्ट्रगल वही है, जज्बा वही है, कोशिश वही है, हिम्मत वही है। सर आपने बड़ी हुकूमतों को बनते देखा, गिरते देखा, ज़ाहिर दहाइयों पर मुहित आपका सहाफ़ती सफ़र है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ आपके बड़े करीबी ताल्लुकात भी रहे, मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ भी रहे। ये जो कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी सियासत एक दायरे में है, इस दायरे का सफ़र है, ये हर किसी के साथ होता है, क्या माजी में भी हर किसी के साथ यही कुछ हुआ है जो अब हो रहा है? इससे भी बुरा होता रहा, लेकिन उसमें एक बात ये थी कि वो अंदर मार खा के आते थे, बाहर मुस्कुराते थे और कहते थे मार खा के नहीं आए, जिसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर है अब बिगर मॉन्स्टर बन गया। जो लोग बोले, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, अखबारों पे कंट्रोल था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बोला, उसको फांसी दी, बेनज़ीर को कत्ल किया, इससे पहले लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया। इमरान खान इनमें से वो लीडर है एक्चुअली जो सियासत में आया तमाम इज़्ज़त कमाने के बाद, बाकी लोग सियासत में आए पैसा और इज़्ज़त बनाने के लिए, तो वो रिटर्न करने आया। जब वो रिटर्न करने आया और उसने देखा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो ही एक्सपोज्ड। आज आप जाएं किसी से भी पूछ लें, पंजाब में भी, कि ये सब कौन कर रहा है, वो आपको बता देगा कौन कर रहा है। इससे पहले ये बात छुपी हुई थी। अब कंपनी परेशानी में हो गई है, दे आर वेरी अपसेट। उनका सबसे बड़ा गिला ही ये है कि हमें एक्सपोज कर दिया। मैं तो बड़ा खुल के बात करता हूँ, चैनल को मैंने हेड किया बोल को, तो हमें मैसेजेस आते थे ये करो वो करो, एक उसमें बड़ी बात होती थी साडा ना ना है। ये सब मलबा पॉलिटिशियंस पे डालें आप। किसने अगवा किए सेकेंडर प्रपोजर, किसने बल्ला इंतखाबी निशान इमरान खान से छिनवाया, कौन लोगों के घरों में वो नामालूम कौन थे, वो कौन है जो क्यों लोगों को जिनको उठाते हैं उनके चेहरे पे 3-3 काले नकाब डालते हैं, क्या छुपा रहे हो? नहीं छुप सकते हो तुम। वो अरशद शरीफ ने कहा था ना, वो कौन है, उसकी जान चलेगी मेरे यार की, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है वो कौन है। समी साहब सबको पता चल रहा है, ये नो डाउट के वो जितना मर्जी छुपा रहे हैं पता चल रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ से उकता गए हैं। तो अभी जिस तरीके से रिस्पॉन्स सामने आ रहा है इदारों का भी या सियासतदानों का जो मौजूदा बैठे हुए हैं उनसे, वो तो अभी भी ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और अवाम उनके साथ है। बल्कि कल तो ये कहा गया कि ये जो 9 मई का मुकदमा है ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, लेकिन सज़ाएं भी दे रहे हैं और हालात जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है जितने आप पुरुमीद हैं कि कहीं पर ये जो दरवाज़ा खुलेगा और पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाएगा? बिल्कुल खुलेगा। तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। डिक्टेटर्स, जालिम कहाँ गए माजी में? तारीख रातें थी, बाज़-औक़ात लंबी हो गई, बड़ा टाइम गुजर गया, पिछले 2-2.5 साल से स्ट्रगल है और भी चलेगी अभी, लेकिन जो स्ट्रगल करने वाले हैं ना, जो असूल की खातिर हैं, वो नहीं थके वो हैं जो शायद किसी मफाद के लिए थे। मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ। मेरा आसिफ जरदारी साहब से बड़ा ताल्लुक़ था,
तो वो जेल में थे। तो जब पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी ना, तो जरदारी ने पैगाम भिजवाया फैसल साले हयात को कि ये जो 7-8 लोग थे, कि अगर आप अभी इस वक्त सिर्फ बस आज का दिन खड़े रहे और ना गए दूसरी तरफ, तो ये अपनी मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना सकेंगे। सही। तो वो फैसल साले हयात ने उस बंदे से जो पैगाम लेके गया था उसको कहा कि यार बहुत थक गए हम लोग, अच्छा। बड़ी स्ट्रगल हो गई, अब किधर जाएं। तो उसने जाके जेल में कहा कि सर वो तो ये कहता है। तो वो आसिफ जरदारी हंस पड़ा। उसने कहा जेल में मैं हूँ, पर्चे मुझ पर हैं और वो बाहर बैठा हुआ थक गया। तो ये क्योंकि कुछ मफादात वाले भी होते हैं, फिर कुछ कंप्रोमाइज़ भी जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं ओए यार बड़ा कम ख़राब है, ये तो टनल है जिसके एंड पे कोई लाइट ही नज़र नहीं आ रही। एक आम बात है, ओ यार फौज ना लड़के कोई इत्थे इक़्तिदार ही चाया। हाँ, भाई फौज का इक़्तिदार से काम किया है यार। अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर आपने इस मुल्क को ऊपर ले जाना है, मेरा इदारा है, मैं फ़ौज मेरी लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हमारी अपनी फ़ौज नहीं होगी तो दुश्मन की फ़ौज होगी। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अब मुझे कल बड़ी एक हैरत हुई और मैं सोचता रहा कि वो DGISPR साहब कह रहे हैं 15,000 एकड़ ज़मीन भी हमने काबिल काश्त बनाई। कोई काम रहन देता है इन्होंने, अपना असल काम नहीं किया। क्या कहते हैं वो जी, सियासतदानों पर है इसकी ज़िम्मेदारी, जो इन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म नहीं की। सियासतदानों की, हुक्मरानों की। कौन है हुक्मरान, किसने बनाए? ये फार्म 47 कौन लेके आया? पहले खुद नाहल लोगों को हुक्मरान बनाते हो, करप्ट लोगों को हुक्मरान बनाते हो, उसके बाद कहते हो कि ये सियासतदानों का कसूर है, हमारा नाम ना लें, हम तो एपॉलिटिकल हैं। आप एपॉलिटिकल हैं। ये गैर सियासी, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, सबसे पॉपुलर लीडर को आप कह रहे हैं इंतशारी टोला, फितना खान, ख़त्म कर देंगे, भाग गए। ठीक है। और सबसे बड़ी सियासी जमात को आप जत्था और टोला कहते हैं। ये सियासत नहीं है तो और क्या है? इतनी सख्त ज़बान तो नून लीग वालों ने भी इस्तेमाल के की। खिलाफ इस्तेमाल। तो ये उनकी गुफ्तगू से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सोशल मीडिया से अपनी रोज़ी बनाता हूँ। आजकल नौकरी नहीं करने देते, ये कहते हैं चैनल वालों को कि निकाल देंगे, चैनल ही बंद कर देंगे अगर नौकरी दी। तो नौकरी नहीं है तो ज़ाहिर है हम कुछ अपना पेट तो चलाना है, वो तो करना है। तो वो 100 के 100 बंदे जिनसे बात हुई है वो कहते हैं जी दिल ही नहीं किया गल सुनने, और पता लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। जब आपकी क्रेडिबिलिटी ये हो जाए तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए अपने कुछ एक्शन सोचें। गुफ्तगू से कुछ नहीं होगा भाई। मैं तो आपके साथ हूँ, आप मुझे समझते हैं कि हम फ़ौज के दुश्मन हैं, हम फ़ौज के दुश्मन नहीं हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं ओवरसीज़ रह के आया हूँ, वो पाकिस्तान के इदारों से पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अगर फ़ौज नहीं होगी तो ये लबनान बन जाएगा, ये सीरिया बन जाएगा। लेकिन वो भाई काम तो सही करो ना। ये जो मारी हैं इस्लामाबाद में गोलियां, निकालें ना CCTV फुटेज। वो धक्का जो कंटेनर से दिया वो मैंने दिया है, किसके पास था कंट्रोल? तो सर ये इस तरह से नहीं होगा। आप 2 आने का काम करते हैं, कौम आपको 16 आने का क्रेडिट देती है, बिकॉज पीपल लव यू, यू आर आवर फोर्सेस। लेकिन घर का जो प्यारा बच्चा होता है ना, प्यारा बच्चा, अगर वो भी माँ को बुरा भला कहे ना तो घर के सारे लोग उसको कहते हैं इंसान दा बच्चा बन। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा हक है। मुझे आईने पाकिस्तान हक देता है कि मैं अपनी राय के साथ जीऊँ, और जहाँ पे मैं समझूँ गलत है मैं अपनी राय का इजहार करूँ। इससे आप इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। घुटन कर दी है आपने। इस मुल्क में आज़ादियाँ सहाफ़ियों ने बड़ी जानों का कुर्बानी अपनी दे के, क्या कसूर था अरशद शरीफ का यार? मैं फिर कहता हूँ, ज़िंदगी बचाने के लिए, बचने के लिए वो भागा यहाँ से, दुबई से निकलवा दिया और फिर उसको मारा कीनिया में। अभी इमरान रियाज अपनी सांसें बचाने के लिए पता नहीं कहाँ दौड़ता फिर रहा है, कहाँ पर है वो? इसलिए ये मुल्क क्रिएट किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं जी बड़ी तल्ख बात करते हैं, आप गुमराह हैं, आप इदारे के लिए इदारे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं अगर कहूँ कि उमर जट को बोलने का हक होना चाहिए तो ये इदारे के खिलाफ है यार। बिल्कुल, वही तो राइट है, शहरी का हकूक। आइन जब आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देता है,
अच्छा सर, मैं बात करूंगा आपसे आपकी असीरी के दिनों का भी, लेकिन पहले थोड़ा सा इमरान खान से जो आपकी जेल में मुलाकातें हुई हैं, आप बहुत चंद ऐसे आज़ाद सहाफ़ियों में से थे जिन पे अब पाबंदी हाई कोर्ट के हुक्म से गए थे, मैं ये कहना और चाहता उसमें बड़ी- भी बड़ी मतलब वो हर 2 दफ़ा के बाद रोक नोटिस देते के थे, बाद फिर तौहीन अदालत, आखिर में जज साहब भी भाग गए। और मैंने कहा जी मुझे वो रोक देते हैं, तो वो मुझसे खफा हो गए, महीने की डेट दे दी। मैंने अर्ली हेयरिंग के लिए अप्लाई की तो आमिर फारूक साहब उस पर लाल मतलब ऐसे जैसे आग भगोला, और क्या है ये, मैं देखूंगा ये वो, खुदाई कसम, वो फेंक दी फाइलें उठा के। अच्छा, उसके बाद फिर तारीख लगी महीने के बाद, मैंने कहा अच्छा जी महीने के बाद, वो रात को निकाल दिया नो स्कोप के। अच्छा, उसके बाद भाई लग ही नहीं रही। अच्छा, अब आमिर फारूक साहब अगर मैं उनसे ये कहूँ कि भाईजान आप तो कंप्रोमाइज्ड हैं, और तौहीन अदालत हो गई जी, गुस्सा कर जाएंगे। अदालत का तकद्दस खराब हो गया, तो करतूत की ने, कि महीने से एक दरखास्त पड़ी हुई वो इसे नहीं। मत काटिएगा, मैं कुछ ले भी लूँगा नहीं करेगा, हमारा कुछ भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, करता। इसलिए कि आमिर फारूक साहब जो 2 नंबरी कर रहे हैं ना बतौर चीफ जजी, वो पूरी तरह एक्सपोज्ड है, मैं तो ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो ये सही कहा इमरान खान है। आप वो जेल की बात कर रहे थे, सर, मैं आता हूँ। मैं जी, वही जी। पूछ रहा हूँ कि और साफ़ी भी जाते हैं, क्या वजह है, समी इब्राहिम को क्यों रोका जाता है, क्या फ़र्क क्या है, वो क्या चीज़ आपने वहाँ देखी भी है, ज़ाहिर हम तो नहीं जा सके, आपने वहाँ झूठ लिखवाते हैं, टिकर्स कहीं और से आते हैं, अंदर खान ने बात की नहीं होती, वो मीडिया पे चला देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने कहा जी, खान ने कहा कि पता नहीं कोई बात थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, या पता नहीं क्या चीज़ थी, उसने ये बात ही नहीं की थी, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखा ये क्या है, तो मैंने वो लिख दिया आके बाहर के ऐसा है। वो सारे खफा के यार ये, मैंने कहा ये तो कहा ही नहीं था उसने यार। तो अच्छा, उसने फिर पूछा, जवाब दिया दूसरे दिन, तो फिर वो कहता है, एक उनमें से मैं नाम नहीं लेता, चलो हुणे पा दो कि उन्हें यू टर्न ले लिया। यार ये इस तरह से खान की खबरें, कंकॉक्टेड न्यूज़ बना के कन्फ्यूजन फैलाने के लिए, देखें खान को सेपरेट किया गया है, सेक्लूड किया गया, आइसोलेट किया गया आज़ाद मीडिया से, ताकि उसकी बात ना आ सके बाहर, जो वो कह रहा है, जो मैसेज है वो ना बाहर है। अच्छा, अब मेरे पे दोस्त बहुत खफा हैं हमारे कि यार वो अली अमीन के बारे में तुमने ऐसी बातें की। मैं तो ज़ाती तौर पर अली अमीन का मशगूल हूँ। पेशावर से हमने राहदारी ज़मानत ली 2 दफ़ा, और आप यकीन करें कि इतना अच्छा उन्होंने मेहमानदारी की। फिर यहाँ पर आके किसी यूट्यूबर को उसने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन ही वॉज सो काइंड। और मैं उनकी जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल का मैं मद्दाह हूँ। उनके बाल काट दिए गए, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने रिपोर्ट करना है, जो खान कहेगा मैं वो बोलूँगा ना। अब अली अमीन की मर्ज़ी की रिपोर्टिंग तो नहीं करूँगा, चाहे बेशक साफ़ी से अली अमीन का कितना मर्जी कितना ताल्लुक हो। अच्छा, अब खान बड़ा खफा हुआ, उसने कहा मैंने इसको कहा था कि फ़ोटो नहीं खिंचानी, और ये शहीदों के कातलों के साथ ये फ़ोटो। खान के अल्फाज थे कि मुझे रात को चीखें आती हैं, मैं सो नहीं सकता, मैं उन लोगों को भूल नहीं सकता, उनका क्या कसूर था जिनको मार दिया इन्होंने। तो उसकी बात नहीं करते आप। ये झगड़ा खान का अली अमीन से। अच्छा, अली अमीन कंप्रोमाइज़ हो के ये बात नहीं कर रहा, या उसके समझ में नहीं आई बात, भी या हो सकता उसने मसलहतन, ये मुझे नहीं पता, ये वो जाने या उसका अल्लाह। लेकिन खान ने कहा कि तुमने ये गलत किया। फिर खान से पूछा सहाफ़ियों ने कि आप ये बताएं जी कि वो आप उस पर एतमाद नहीं है अब आप। उसने कहा कि खान ने कहा मैं उससे खफा हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे उस पर एतमाद नहीं रहा, शाम को वो वज़ीर आला नहीं होगा। तो हमने तो ये नहीं कहा कि उसको एतमाद नहीं है, लेकिन फिर खान ने कहा, उसे कहा मुझे मत मिले आके। अच्छा, अभी जब ओ भाई रात को क्लियरेंस होके चला गया, कहाँ किसके पास है कंट्रोल जेल का, आपको सबको पता है। कौन क्लियरेंस देता है ले जाने की, आपको सबको पता है। चले गए, खान साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेटेस्ट इससे मुलाकात पहले नहीं हुई थी, लेटेस्ट, हाँ, जो जब नहीं हुई थी जी नहीं हुई थी। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद खान ने फिर जवाब दिया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब वो मिलना नहीं चाहते थे। मतलब ही अवॉइडेड ना कि क्या, एक तो उन्हें ये था कि कोई ना कोई चीज़ रोज़ाना नहीं लेके आ जाते हैं। मैं एहतजाज का ऐलान करता हूँ, रात को आ जाते हैं कि जी वो एहतजाज मौखर कर दें। खान ने कहा कि अब बात सुन लें, ये चीज़ें हैं, इससे हट के कोई चीज़ नहीं। और मेरे
खान ने मतलब अब अल्फाज एक के बारे में नहीं, कई 5 लीडरों के बारे में कहा बुज़दिल हैं यार, मायूस किया यार इन्होंने, ये क्या है पता नहीं। और खान ने ये कहा कि इनसे कहें जिनसे मिल के आप मुझसे मिलने आते हैं मुझे उसका भी पता है। अच्छा। और दूसरी बात कि तुम जिनके हाथों में खेल रहे हो तुम खेलते रहो अपना खेल, मैं सब जानता हूँ। अब इतना ज़्यादा वो बाखबर है और वो ये बातें करता है। अच्छा, अब खफगी का इजहार करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो हम उसे रिपोर्ट ना करें? मैंने कुछ सरकारी नौकरी लेनी है यार, हाँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी रहूँगा। या उस दौर में आपने कोई सरकारी नौकरी ली मैं हो? ना किसी सियासतदान को बुरा कहता हूँ, ना मैं किसी जज को बुरा कहता हूँ यानी इदारे को, ना मैं पाकिस्तान की फ़ौज जो इदारा है या हमारी एजेंसी है मैं उनको बुरा कहता हूँ। उनके बड़े बड़े काम हैं और हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, लेकिन जो मैं देखता हूँ हाँ, उसको तो मैं रिपोर्ट करूँगा ना, उसका उस पर सवाल तो कर सकता हूँ ना, बट दैट्स ऑल। जो देखता हूँ वही बोलने की ये मेरा जुर्म है। जो नज़र आता है, जो मेरी समझ में आता है वो मैं बोल देता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं है। उसी पे आपको पता है मैं तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी ज़ेर-ए-ताब था। उस वक्त भी एक FIR, अब तो खैर मेरे दिल में भी वो बात नहीं है लेकिन रेफरेंस से बता रहा हूँ, ये अदालतों का आलम ये है, मेरी दरख्वास्त थी एक FIR दर्ज कराने की, सुप्रीम कोर्ट में तक मैं आया, ना वो FIR दर्ज हुई और ना उसकी समाअत फिक्स हुई। अच्छा सर, ये मुलाकातों का जिक्र हो रहा था, सर ये भी ले। हमें याद है, अब ज़ाहिर है फ्रीक्वेंट मुलाकातें उस वक्त भी होती रहीं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, फिर जब वो इस तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया तो आप बहुत उनसे आपकी मुलाकातें रही हैं, बहुत ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी हमने देखा भी, हम भी कई मौक़ों पे आपके साथ होते थे। एक बड़े गैप के बाद जब आप जेल गए और काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो वो ज़रा मैं चाह रहा हूँ उसका मंजर बड़ी कैसी आप करें? ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी खान साहब के चेहरे पे। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें आने दे दिया इन्होंने? अच्छा अच्छा, उनको ये पता था कि नहीं, उनको पता है आप लोग नहीं जा सकते, उनको पता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं रुके, उनको आने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ समी इब्राहिम का नहीं पता, उन्हें सारे लोगों का पता है। एक भी सहाफ़ी का आप नाम लें तो वो अगर प्राइवेटली आप उनसे पूछें तो वो आपको बता देंगे कि वो क्या है, लेकिन अब पब्लिकली खान इज़ ए चेंज्ड मैन। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस किया समी साहब जेल वाले खान एक्सपीरियंस, साहब? उनको जो रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की अब इल्म हुआ है। अच्छा, और उन्होंने मेरे सामने ये बात कही कि मुझे अगर ये सब पता होता तो मैं कभी एक गवर्नमेंट में आता ही ना इतनी सीट्स के साथ। यानी वो जो अगर मेजॉरिटी मेरी अपनी नहीं होती पूरी तो मैं आता ही अलाइस के बगैर। ना। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ये आपको एक सेंटेंस पूरा आपको फिलॉसफी खान की बताता है, और अगर उसे गवर्नमेंट दोबारा मिली तो वो क्या करेगा ये आपको बताता है। लेकिन एक बात बता दूं, कल ख़ास तौर पर अहमद रज़ा से परसों उन्होंने कहा कि ये बयान दो जाके कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं कोई रिवेंज नहीं लूँगा, मैं ऑन ओथ ये बात बता रहा हूँ। समी साहब, रिवेंज, ये बात हम भी डिस्कस करते हैं, मैं रिजवान ज़ुबैर भी, हम जब बैठे होते हैं हम ही अपने व्लॉग्स में भी बात करते हैं कि इमरान खान ज़ाती जो उनके ऊपर जो भी कुछ हुआ, फायरिंग हुई, उनके ऊपर इद्दत केस, उनकी वाइफ का जो भी जो वट एवर जो उन्होंने फेस किया वो सब तो माफ़ करेंगे। क्या वो अरशद शरीफ साहब का कत्ल माफ़ करेंगे? नहीं, वो तो देखिए वो माफ़ी का चक्कर नहीं है। जिस बंदे ने जो जुर्म किया, अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एविडेंस की बुनियाद पर कोई अदालत फ़ैसला करती है और वो अदालत आज़ाद है, ये कैंगरू कोर्ट्स नहीं है, हुमायूं दिलावर की अदालत नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल कोर्ट्स बना के किसी को पिनलाइज करते हैं, गलत है वो, और हम तब भी उसकी मुखालफत करेंगे। ठीक। अच्छा सर, आपको इस दौरान यात्रा भी करनी पड़ी एक वैसे तो कई बार आप कर चुके हैं ज़ाहिर है, और ये भी इससे बड़ा तमगा किसी साफ़ी के लिए नहीं हो सकता कि वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए सौदे बर्दाश्त करें। देखिए, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम कोई फ़लस्तीन में नहीं रह रहे, श्रीनगर में नहीं रह रहे कि जहाँ पे आप एक मुखालिफ फ़ौज के आप सामने हैं। ये अपनी फ़ौज है, अपने लोग हैं, और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें,
अगर आपके पास आर्गूमेंट नहीं भी है, जब भी आप ज़ाती लेवल से बातें करते हैं बैठ के, तो जिससे बात कर रहे हो वो कम से कम 15-20% तो ये सोच के नरम हो जाता है कि यार ये मुझसे ज़ाती तौर पर कह रहे हैं, तो मुझे हमारा मुआशरा शर्म हया और इस चीज़ पे बिलीव करता है। तो आप 1-2 दफ़ा लिवरेज दे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, लेकिन ये लोगों को उठा लेना, मारना, तारीख कमरों में बंद कर देना, खाना सही ना देना, हथकड़ियाँ लगा के इन्वेस्टिगेशंस करना, आपको गालियाँ देना, ये कोई मसले का हल है? इस तरह से थोड़ी होता कि आप 25 करोड़ लोगों को ऐसे करेंगे। आप समझते हैं कि एक बंदे को आपने चुप करा लिया है या एक बंदे से आपने किसी के ख़िलाफ़ बुलवा लिया है तो क्या वो सारी पब्लिक ओपिनियन बदल गई है? ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये कब से ये कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को पकड़ा, उससे पहले पता नहीं कितने लोगों को पकड़ा। क्या वो हट गए थे? क्या वो बदल गए थे? कुछ भी नहीं। ये इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बल्कि वो आज जिंदा है, तारीख में जिंदा है। जिंदा है वो, और वैसे उस वक्त भी वो जिंदा रहे। तो ये मेरा ख्याल है ये इनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप पूछेंगे हालात कैसे थे, तो मुझे बताएं। मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा यार मैं वहाँ पर पिकनिक मनाने तो नहीं गया था। वहाँ पर क्या हालात हो सकते हैं? अगर गर्मी है तो एसी नहीं होगा, सर्दी है तो हीटर नहीं होगा, भूख लगी है तो खाना नहीं होगा, नींद आई है तो बीमार है तो आपको दवा नहीं देंगे, नींद है तो आपको नींद आई है तो रात को उठा के ले जाएंगे, चलो भी इधर जवाब दो। आप समझते हैं आप इज्जतदार हैं, आपको सामने बैठ के गालियां निकालेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजर करेंगे, और क्या करेंगे? सबके साथ ये इसी तरह ही करते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समी साहब, कभी ख्याल नहीं आया कि बस हो गया काफ़ी, वापस चले जाएं? क्योंकि वापसी का रास्ता तो हमेशा ओपन होता है, आपने सिर्फ कंप्रोमाइज़ करना होता है। अमेरिका, वहीं पे लेविश ज़िंदगी, बच्चों के साथ भी। ख्याल आता है कभी इस तरफ? आपकी ज़ाहिर है आप बीमार भी हैं, आपके स्टंट पड़े हुए हैं दिलों में। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। मैं आपको ना ये ऐड कर दूं, क्यों हडसन रिवर पे वॉक करें, क्यों यहाँ पे अपने बच्चों से दूर बैठे हुए? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। एक जंग ग्रुप के डायरेक्टर थे डॉक्टर अरशद मरूम। जब मीर खलीलुर रहमान का इंतकाल हुआ तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, कैश। अच्छा। उन्होंने आके मीर साहब को बताया, उनके साहबजादे को, कि ये अमाउंट मीर साहब ने मेरे पास रखवाई थी। अच्छा। और स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में पड़ी है, और कहा था कि अगर कभी बुरा वक्त आए तो ये पैसे संभाल के रखो, इससे हम गुजारा कर लेंगे। तो अब मीर साहब नहीं रहे ज़िंदगी में, इस दुनिया में, तो मेरे पास ये रकम है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये बात उन्होंने फैमिली के सामने कह दी। तो जो बड़े मीर साहब के जो साहबजादे थे, उन्होंने, वो ज़ाहिर है वो रकम ले ली। अब जब आप सबके सामने ली तो फिर उसमें हिस्सा तो सबका होगा। तो वो इससे बड़े जुज़बुज़ हुए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि यार आपने सबके सामने क्यों दिए ला के पैसे? अब बाद में भी तो बता सकते थे। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब वो तो किसी को पता ही नहीं था, तो आप अगर ना भी देते तो उनको क्या पता था? और ये 80s में 3 करोड़ रुपए आज के कोई 50 करोड़ के बराबर है। तो जब हम ये बात कर रहे थे तो स्पॉन्टेनियसली डॉक्टर साहब ने कहा, बट यार दैट वाज नॉट माय मनी। वो उनके पैसे थे, मेरे तो नहीं थे। उनके जहन में उस तरह से ज़िंदगी प्रोग्राम थी कि जो चीज़ उनकी नहीं है वो उस पर उन्होंने कब्जा नहीं करना। ठीक है, वो उनकी नहीं है। दैट इज़ द राइट अप्रोच। सही। अब आप मुझे बताएं, एक हम मुआशरे में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिस्टम आ जाए, कुछ इंसाफ का सिस्टम आ जाए, मेरिट का सिस्टम आ जाए। इसमें थकने वाली क्या बात है? ये तो अगर सिस्टम आ भी जाएगा तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी। तो दिस स्ट्रगल इज़ ऑन, दिस इज़ व्हाट योर फेथ टेल्स। और इससे क्या थकना यार? आप रोज़ाना रोटी खाते हो तो कभी ये ज़हन में आया कि यार मैं 35 साल तो रोटी खा रहा हूँ, मैंने छड़ दिया?
नमाज पढ़ते वक्त सोचो यार थक गया हूँ, नमाज बड़ा पढ़ ली यार, हूँ बस एक साइड पे बैठ जाओ। यू कैन डू दैट। ये आपकी कमिटमेंट है। व्हेन यू से, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बुज़दिल था, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखता था। मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे ये ताकत जो है ये इमरान खान से गुफ्तगू के बाद मिली। अच्छा। वो कहता था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैंने उनको देखा अल्फाज को, ये क्या कहता है। हम तो नमाज़ पढ़ते हैं ना, मैं गुनहगार आदमी, मुझे तो उसका मतलब ही नहीं पता। तो मैंने सोचा जो वो बात कहता है। फिर अभी जब मैं जेल में उसको मैंने देखा, इतना यानी वो बात करता है तो दिल करता था कि मैं सुनता जाऊं, वो बोलता जाए, और उसकी हर बात पे यकीन करने को दिल करता था। और फिर जमान पार्क में मैं और वो अकेले थे उस दिन। खान साहब वाज वेरी काइंड, उन्होंने सबसे कहा बाहर जाओ, मैंने अकेले में बात करनी। हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा खान साहब मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। अच्छा। तो वो यूँ ना इस तरह टेबल पे देख रहे थे, तो उन्होंने यूँ सर उठाया और मुझसे उन्होंने कहा, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज में आप बता रहा हूँ, समी डज इट रियली मैटर इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर और इफ़ आई डोंट बिकम प्राइम मिनिस्टर। वाह। मैंने अपना काम कर दिया है, बिल्कुल सही। मैंने इन लोगों को बता दिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये कौम इन चोरों को वोट नहीं देगी। अब देखें ना, वो इक़्तिदार में आना उसका मिशन ही नहीं है। ये कहते हैं जाके कि आप रिहा हो जाएं, आप रेस्ट हाउस आ जाएं। वो कहता है आई विल बी द लास्ट वन टू गेट आउट। तुम बाकियों की बात करो, सिस्टम की बात करो, जुडिशल कमीशन बनवाओ, ना मेरी खुराक का सोचो ना मेरी रिहाई का सोचो। मैंने बुशरा बीबी से कहा है कि अब आओ आइंदा तो गर्म कपड़े लेके आना, सर्दियाँ इधर देते नहीं है, ताकि ये ज़मानत वमानत कैंसिल करें, हमारे खिलाफ फैसला दें, तो बस हमने इधर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। अच्छा। तो इसमें थकावट की, कैसे इंसान थक सकता है? ताकत आती है। मैं कहता हूँ मैं जब लोग जब चलाते हैं ना गाड़ी तो गाने वाने सुनते हैं और म्यूज़िक में, मैं ना गाने वाने नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं चलाता, मैं ये सारे वाक़यात याद करता हूँ। मेरे अंदर फ़िल्म चलती है, खान ने तब क्या कहा था, उसने तब क्या कहा था, उसने क्या कहा। हम ह्यूमन हैं, हम में गलतियाँ भी हैं, एरर भी हैं, बट एक चीज़ पे हम सब मुत्तफिक हैं, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यस। ये मुल्क बना था टू लिव विद डिग्निटी। मैंने अपने बाप से पूछा कि क्यों ये मुल्क आपने बनाया और वहाँ से आए। उन्होंने कहा बेटा टू लिव विद डिग्निटी। हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, टू लिव विद डिग्निटी। इन बदमाशों ने क्या किया है, यहाँ पर जो हाल बना दिया है, पैसा जैसे मर्जी कमाओ, आपकी डिग्निटी आपकी गाड़ी और आपका कार है। बिल्कुल सही। वी आर अगेंस्ट इट। बदकिस्मती है। तो इसलिए भाई थकावट नहीं, मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। आपका मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का कोई। हाँ। लोग रिटायर होते हैं ना, जो काम नहीं करते, 3 महीने में तड़क जाते हैं। यू नीड टू लिव विद ए पर्पस दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। एक इतना सा भी उसके अब जिस्म पर फैट नहीं है, हड्डियां हैं, मसल है और स्किन है। और आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी एज 35 ईयर्स है। अच्छा, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको परवाह ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। वो कहता है मैं अपनी सराउंडिंग को देखता ही नहीं हूँ, मैंने क्या देखना है, इसको सोना ही है ना, इधर सो जाऊँगा। तंदूर बन जाता है, ये अल्फाज थे खान के। गर्मियों में जब ये बिजली बंद करते हैं ना, 8-8 घंटे बिजली बंद रखते हैं, ख़ास तौर पे रात को, तो ये जो सेल है ना, तंदूर बन जाता है, तंदूर। पानी नहीं देते, मैं बुलाता हूँ पानी के लिए तो पानी नहीं देते, उधर से स्वेटिंग हो रही होती है। और सुबह फिर वो क्या करते हैं, इबादत। सारी रात खान इबादत करता है, सवेरे इशराक पढ़ के सोता है या फजर की नमाज़ पढ़ के सोता है। 2 घंटे एक्सरसाइज करता था, उसी कमरे में वो सिटअप्स कर लेता था अगर बाहर नहीं आने देते थे। तो आपकी आइसोलेशन के बाद भी मुलाकात हुई जब खान नहीं, उससे पहले भी आइसोलेशन हुई थी। ये जो लेटेस्ट आइसोलेशन उसके बाद नहीं बात हुई। ओके। पहली आइसोलेशन जो उन्होंने बताई, और फिर मैं उन लोगों से भी मिला जो उनको चीज़ें देते हैं। मैं आई डोंट वांट टू नेम इट। हाँ। तो उसने, एक बंदे ने मुझसे कहा ही इज़ इंस्पिरेशन। मैं आ जाए ना साहब, आ जाए सर, आ जाए। आ जाए।
तो कहते मैं उसको देखता हूँ कि इतनी एक्सरसाइज करता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ और मुझे जज्बा आता है कि मैं भी करूँ। सर वेलकम सर। आइए सर, आइए। सर आपको बताइए डेरा है, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं। हमने तो मलिक साहब से भी कहा था लेकिन वो आना नहीं चाह रहे। कैसे सर? बस सर। तो जनाब ये कहानी है। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे हैं इनको एक तो वैसे ही कहा जाता है स्टेट लेवल से कि ये गुमराह हैं या गुमराह कर रहे हैं लोगों को। फिर ये भी एतराज़ उठाया जाता है कि ये सब डॉलर्स की गेम है, ये डॉलर्स के लिए किया जाता है। यूट्यूब से डॉलर्स आते हैं तो उसके चक्कर में ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो जो आपने बात की कि खान इज़ डन इज़ जॉब और उसमें जो लोगों की सोच में तब्दीली आई है, वो जो एक बयानिया नैरेटिव उसके अंदर जो डिजिटल मीडिया का किरदार है, स्पेशली फिर आप जैसे लोगों का, आप सीनियर साथियों का जो किरदार है, आपने जैसे कहा कि ज़िंदगी का मकसद है, वो मकसद किसी हद तक तो अचीव हुआ है। लेकिन ये जो एतराज़ है कि जी डॉलर्स के लिए आप कर रहे हैं, तो इसके जवाब आपके पास क्या है? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, ये जो 50 लाख से ज़्यादा तनख्वाह होगी अहमद मीर साहब की, ये पाकिस्तानी रुपयों में लेते हैं, चले इन्हें डॉलरों में नहीं मिलते, वो ठीक है, ये भी तनख्वाह के लिए करते हैं ना। मुनीब साहब 80 लाख रुपए बताया जाता है लेते हैं उस चैनल से। कामरान शाहिद साहब भी इतने लाखों की तादाद में, वो तो 2-2 साल का एडवांस ले लेते हैं। अभी ये पीटीवी सारे 15-15 लाख पे भर्ती हुए हैं। चले पीटीवी को छोड़ दें, अभी आप इधर बाहर आ जाए ना, इंडिपेंडेंट जो सुरखेल हैं, जो रात को फतवे देते हैं और कहते हैं कि जी हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के नथु खान हैं और ये सारे चमार हैं, तो वो जो हमें तो गूगल देता है ना, और वो बड़े सही क्लिक पे देता है, लेकिन इधर तो लफाफे मिलते हैं तनख्वाह के नाम पर, वो जायज़ हैं। ये जो वुज़रा और MNAs अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं अवाम के टैक्स और अवाम के टैक्सों से और पैसे लेते हैं और ये गाड़ियाँ लेते हैं, तो ये क्या, ये कहाँ से आते हैं यार? जो आदमी कहाँ पे कहीं पे काम करता है उसके लिए उसका उसको मुआवजा मिलता है, उसकी उजरत मिलती है। देखना ये है कि अगर 2 आने का काम है तो किसी को 2 रुपए मिल रहे हैं तो वो बाकी ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? इन एंकर्स का ऑडिट कर लेना जो रात को मैं तो ये जो रात को कोठे से जाते हैं, आप इनका सुन लें, आप इनके अमाउंट्स देख लें कितनी ये लेते हैं, तो आप फैसला कर लें कि कौन जायज़ पैसे ले रहा है और कौन नाजायज़। आप कितनी मेहनत करते हैं, अभी इसको करेंगे, एडिट करेंगे, चलाएंगे, क्या 40-50-100 डॉलर आ जाएगा मैक्सिमम, और क्या आएगा इससे? और कितने लोग काम कर रहे हैं उधर, वो कल्ला ही है बिल्कुल सांड की तरह आके बैठेगा और लोगों को गालियां देगा और रखेगा, निकालेगा, मालिक को भी ब्लैकमेल करेगा। बिल्कुल इन एंकर्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे ज़िम्मेदार जो है वो जानवर रखता है, बाज पाल लिया, तीतर पाल लिया, और जो ज़्यादा बोलता है उसको फिर ज़्यादा मक्खन खिलाते हैं, उसको ज़्यादा वो चूरियाँ खिलाते हैं कि ये ज़्यादा बोलने वाला जानवर है। तो ये जो रात को जानवर बोलते हैं, जो ज़्यादा अपने मास्टर को सर्व करता है उसको ज़्यादा पैसे देते हैं, उसको ज़्यादा माल मिलता है, और वो उल्टा हम लोगों को जिनके ऊपर नौकरियों के दरवाजे बंद हैं वो हम पर तनकीद करते हैं। सर आपकी एक वीडियो, वैसे तो आपको आपके ऊपर इमरान खान के हवाले से तनकीद करते ही रहते हैं, एक आपकी वीडियो बनी गाला में बड़ी वायरल हुई जिसमें आप इमरान खान के घर के बाहर गए, आपने उनके दरवाजे को आप खड़े भी रहे, आपने कुछ कलमात भी वहाँ पर बोले, वो बड़ी वीडियो वायरल हुई। वो लोग कहते हैं जी ये तो अकीदत है समी इब्राहिम साहब को इमरान खान के साथ, ये सहाफ़त तो नहीं कर रहे। अकीदत है, सहाफ़ी जो है वोट नहीं देता, सहाफ़ी की अपनी ओपिनियन नहीं होती। जो बंदा अमेरिका में बड़े बड़े जो नशरियाती इदारे हैं, अखबार हैं, वो कैंडिडेट्स को इंडोर्स करते हैं इलेक्शन से पहले कि किसकी पॉलिसी ठीक है, किसको वोट दें। मैं इमरान खान की जो एडिटोरियल लाइन है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तब्दीली की उसकी बात को मैं ओपनली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। जहाँ पे गलत है, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबके सामने हैं। इमरान खान के ज़माने में जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जा सकता था। आपको अभी भी सब उसमें कोई शिकायत लगाएगी इमरान खान? अभी भी लगा रहे हैं कि अली मीन के खिलाफ। तो मैं तो अपना काम सही कर रहा हूँ, मैं कोई पिट्ठू नहीं हूँ। खान साहब के साथ इसलिए हम उनकी जो बात को पैगाम आगे लेके जाते हैं कि अभी हमें वो लगता है कि ही इज़ फाइन, ही इज़ राइट एंड इज़ राइट ऑन ट्रैक। कल को अगर कोई बंदा भी अपने वादे से पीछे हटेगा तो बतौर सहाफ़ी हम उसको याद दिलाएंगे कि आपके ये वादे थे। और जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि अगर इमरान खान तो ये जो बड़े बड़े एंकर हैं ये तो अपने मालकान की मर्ज़ी के बगैर कर कुछ नहीं सकते।
हम तो सोशल मीडिया में अपने एडिटोरियल पर हमारा कंट्रोल है। या बोल वाहिद चैनल था जिसमें सहाफ़ी पॉलिसी बनाते थे, वहाँ पे हमने बड़े फैसले किए, चलाए, सबको पता है जो लोग बोल में काम करते रहे, मैं कोई हमें ये बात नहीं कर रहा। तो अभी ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हामिद मीर साहब अपनी मर्जी, मैं हामिद मीर इज़ ए रिस्पेक्टेड पर्सन, मैं नाम उनका इसलिए ले रहा हूँ कि ही इज़ आइकॉनिक फिगर, यानी उन जैसा बंदा भी जिसका इतना स्टेटस है, इतनी स्ट्रगल है, वो भी मीर शकील साहब की मर्जी के बगैर अगर कोई बात करना चाहे तो नहीं कर सकता। कि प्रोग्राम अब रिकॉर्डेड है, महीना ऑफ एयर कर दिया, वो भी ऑफ एयर रहे। और दूसरी बात यह है कि वो प्रोग्राम अब रिकॉर्डेड हो गए, तो लाइव नहीं जा सकते, लाइव जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, राय साकिब खलत साहब भी जी जी, बड़े ज़बरदस्त तहकीकाती रिपोर्टर हैं। और आप भी सर समी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है। सर मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, पहले पकौड़े खा लो तुसी आराम नाल, कोई मसला नहीं है डेरा तो फिर खाना मेरा चलता रहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖਾਂਗੇ पकौड़ा फंसया यार, तुझे मौका ही नहीं दे रहे हो। मिस्टर जुबैर किधर है? सर वो उनके साहबजादे की थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, वो कल से उनको कोई 104 पे बुखार था छोटे को, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके गया, वो उन्होंने आना था, फिर हमने कहा यार हम ही कर लेते हैं। नहीं अल्लाह से, मैंने तो उनको कहा कि समी साहब को शायद तुम्हारे बगैर मज़ा ना है, वो नाम ही सबसे पहले तुम्हारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यार मेरी माजरत कर ले, मैं बच्चों के साथ हूँ। और नहीं बिल्कुल ठीक है, बच्चा सबसे जी बड़ी प्रायोरिटी है। सर ये जो सियासत है पाकिस्तान की, बहुत कुछ पिछले 2 सालों में वैसे पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है, ऐसा लगता है कि एक बंद गली में जा चुके हैं सब, जहाँ से वापसी का रास्ता जो है वो नहीं है। इस वक्त आपको वे आउट क्या नज़र आता है? एक तो वो एक डील या NRO या उस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, जिसके इमरान खान ने भी जिक्र किया है कि जी अब बनी गाला चले जाएं, जो रवायती तौर पर पाकिस्तान की सियासत में होता है कि आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं। जैसे कभी मरीम नवाज़ का ट्विटर हमने खामोश देखा, मियाँ साहब का कॉम्प्रोमाइज़ देखा, आपने तो बहुत पहले इससे पहले भी देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, दहाइयों में आपका साफ़ी सफ़र है। लेकिन अब सर इसमें जब एक जो फ्रीकैन है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, मसलन इमरान खान भी किसी डील को कबूल नहीं कर रहे, जो डील देने वाले हैं वो भी अभी तक उनका भी डंडा चल ही रहा है, जो सियासी जमातें हैं वो तो बिल्कुल बेबस और उनकी कोई हैसियत ऐसा लगती नज़र नहीं आ रही। तो आगे रास्ता निकलेगा क्या? आपकी नज़र में वे आउट क्या हो सकता है? देखें, कभी भी इमरान खान ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, मैं तो मेरी बड़ी उनसे इंटरेक्शन है, और ऐसी सिचुएशन का हल गुफ्तगू ही होती है। इशू क्या था? अभी खान साहब ये कहते थे कि हमने जब उमर अता बंदयाल साहब के कहने पर इलेक्शन डेट के लिए इनसे मुज़ाकरात किए, तो इन्होंने मुज़ाकरात के एंड पे जब हम चीज़ें फ़ाइनल कर ली तो इन्होंने कहा कि बड़े साहब कहते हैं कि नहीं, अच्छा, हमें ये काबिल कबूल नहीं है, और वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, इलेक्शन भी ना हुए। खान साहब का ये कहना था कि हम मुज़ाकरात करेंगे उस बंदे से जिसके पास इख्तियार हो, या तो फ़ौज डायरेक्ट हमारे साथ मुज़ाकरात करे। इस पर इन्होंने बड़ा वावेला बनाया, जी ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये फ़ौज से मुज़ाकरात करते हैं, आधा सच बोलते रहे। फिर खान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जिसको नॉमिनेट करेंगे, हमें पता हो कि आपने इनको इख्तियार दिया है, अब ये जो बात करेंगे वो फ़ाइनल होगी, तो हम इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इसको क्योंकि मीडिया पर कंट्रोल इनका है, तो ये एक इन्होंने पोर्ट्रे किया कि खान फ़ौज से बात करना चाहता है, ये कैसी जमहूरियत है, सियासतदानों से बात नहीं करता, हुक्मरान जो है उनसे बात नहीं करता। अब ये जो थे, ये फार्म 47 वाले थे, इनके साथ बात मीनिंगफुल इसलिए नहीं हो सकती थी कि इन्होंने उनकी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले नहीं करना था, क्योंकि ये तो इक़्तिदार में उनकी वजह से आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब बीच में सिचुएशन बदली, जब सिचुएशन बदली है तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब जो मुज़ाकरात होंगे आप इनके साथ कर लें और इनको आशीर्वाद है। ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, उसमें जो पंच लाइन थी ना कि सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए मुज़ाकरात और ये बहुत खुश आइन है, इसके 4-5 इसमें मैसेज थे। सबसे पहले तो ये कि रिकग्निशन दी गई PTI को बतौर सियासतदान, इससे पहले कहा जाता था इंतशारी टोला, फसादी टोला। फिर उसके साथ ये कहा गया कि खुश आइन है, कि इसका मतलब ये है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो हम भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि अगर 9 मई के हवाले से कमीशन बनना है तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका जो हल था और हल है, ये कोई बिल्कुल टनल के एंड पे लाइट वाली कहानी कोई नहीं थी, ऐसा ये
कहा जाता था इमरान को बदनाम करने के लिए कि ये इक़्तिदार का भूखा है, ये सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहता है इसलिए, और ये फ़ौजियों का शहज़ादा है तो फ़ौजियों से बात करने की बात करता है, हम तो बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं तो हम सियासतदानों से बात करें। दैट वाज एक्चुअली डिस्टॉर्शन, और ये एक प्रोपेगेंडा था खान को बदनाम करने के लिए। ना उसने कभी मुज़ाकरात से इनकार किया था और ना ही मुज़ाकरात के बगैर इसका कोई हल है। जब बंदा कहता है कि आपने कोई असला लेके नहीं जाना और आपने पुरअमन रहना है, तो फिर कैसे आप तब्दीली लाएंगे? एहतजाज जो किया जाता है वो ये आपको रजिस्टर करवाता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, तो इसको बैरून मुल्क पटिशन्स दायर होती हैं मुख्तलिफ जो बड़े इस्टेब्लिश मुआशरे हैं, यहाँ पर वही एक जलसे जुलूस का सिलसिला है। तो कोई ऐसी मायूसी वाली बात नहीं है, और ये बिल्कुल अब ये रियलाइज़ हो गया है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से। पिछले 3 साल में जो कुछ होना था वो कर लिया, लेकिन खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, लोग पीछे नहीं हटे, और अब इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो भी खान के बयानिए पर आ गया। वो भी ये कह रहे हैं, अगर रिचर्ड ग्रेनल ये कहता है ना कि ट्रंप की तरह इस पर भी मुकदमे जाली बनाए गए और इसको अंदर किया गया, तो हम चाहते हैं कि ये बाहर निकले और वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़े, तो इसका एक मीनिंग है, इसका एक आगे एक इसके कंसिक्वेंसेस हैं। ये जो मर्जी बोलते रहें, वो ऐसे चलेगी नहीं बात। तो इस वजह से ये अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आई एम वेरी होपफुल कि ये अगले 1-2 महीनों में ये चीज़ें किसी सिमत लगेंगी। सही है सर, मैं रिचर्ड ग्रेनल का आपने जिक्र किया, आपने तो यूएस में जर्नलिज्म भी किया हुआ है, आपकी वहाँ पे बात भी होती रही होगी। ये लोग यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि जी ये अभी है, 20 जनवरी के बाद जब वो हल्फ ले लेंगे और एक गवर्नमेंट एंटिटी उनके पास आ जाएगी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, तो फिर शायद ये वाला मामला ख़त्म हो जाए। चलें देख लेते हैं 20 को कितनी तारीख, कितनी देर है, चंद दिन, थोड़े दिन। तो ये इनकी ये सोच गलत है, इसलिए कि अमेरिका के अंदर ओपिनियन मेकिंग हो गई है। वहाँ पे जो कॉलम निगार, देखिए उनका मीडिया वाकई ओपिनियन मेकर है और वो पिलर ऑफ स्टेट है। यहाँ पर मीडिया ना ओपिनियन मेकर है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया ओपिनियन मेकर है, और ना ही ये कोई पिलर ऑफ स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है, इंडिविजुअल्स के ये कारोबार हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। तो ये जो मियाँ आमिर साहब कहेंगे, लाखानी साहब कहेंगे, वो दूसरे मियाँ साहब कहेंगे, शकील उर रहमान साहब कहेंगे, शकील मसूद साहब कहेंगे, वही पॉलिसी है। तो इसलिए इस मीडिया की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका एक पर्पज़ है, उसकी मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गई है चीज़ कि ये इस तरह जान छूटेगी नहीं सर। अच्छा सर, ये तो बात है सैनिटी की, यानी एक सेंसिबल को बात आप जब कर रहे होते हैं, हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि सैनिटी प्रिवेल नहीं हुई, और जिन साहब का हम जिक्र करते हैं, खान साहब का हवाला देते हुए आपने कहा कि बड़े साहब नहीं माने, जिस तरह का उनका गम गुस्सा है, जिस तरह का उनका एक वो है इस वक्त के मैं ख़त्म शुद्ध और वो रेड लाइन और ऐसी तैसी कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो सैनिटी की बात होगी या कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके ऊपर असर करेगा? क्योंकि अभी तक तो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उन्होंने किसी चीज़ को खातर में नहीं लाया। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि ये एक बड़ी टफ सिचुएशन है, लेकिन जो भी ओपिनियन बनती है वो एक्शंस की वजह से बनती है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बनती है। अगर जिस तरह मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और जिस तरह बैरूनी दुनिया भी बीच में आई है, और माजी में भी बिहाइंड द सीन हमारे दोस्त जो लोग हैं उनका बड़ा इसमें किरदार रहा है, तो अगर वो चीज़ आ जाएगी इसमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबाहत रह जाएगी। और फिर जो बड़ा मीनिंगफुल है खान साहब की तरफ से ये पैगाम, हामिद रज़ा का कहना कि मैं हर एक को मैंने माफ़ कर दिया है, मैं किसी के साथ, तो वो उनकी तरफ से तो ये पैगाम आ गया पब्लिकली। इन्होंने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा कि सियासतदानों का काम है, पीटीआई को रिकग्निशन दी, तो उधर से ये जवाब आ गया मैसेज कि हमारी तरफ से हर चीज़ ख़त्म है। तो आई थिंक इट्स ए बिग डेवलपमेंट। मैं तो इसको इस तरह से रीड करता हूँ। सही, एंड आई बिलीव के थिंग्स विल मूव पॉजिटिव। से डरते रहिएगा। आज मैं सुबह उठा हूँ तो रिचर्ड ग्रेनल ने नुसरत जावेद साहब, वसीम बदामी साहब सबको टारगेट किया हुआ था। अच्छा, मैंने नहीं देखा। सबको सीधा रखा हुआ था, आगे टारगेट किया हुआ था। वो जिस तरह समी साहब ट्रम्प कहता था ना, फेक न्यूज़, फेक मीडिया, अमेरिकन मीडिया को,
वो रिचर्ड गैनल ने पाकिस्तान में मामला शुरू कर दिया, साढ़े सारे पीछे लग गए। अच्छा जी, आप खामोश बैठे थे कुछ? मैं चाय पी रहा था। अच्छा अच्छा। आप लोग बड़ी मजे की गुफ्तगू कर रहे थे, आई वाज ट्राइंग टू अब्सॉर्ब दैट, मैं मुझसे देख रहा था। नहीं, काफ़ी देर से समी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। दिल तो नहीं कर रहा कि हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करें, लेकिन बस अब क्लोजिंग वाइंड अप करते हैं। समी साहब, आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, लोगों को एक उम्मीद दिलाई है, और आप एक उम्मीद की मैं समझता हूँ कि निशानी भी हैं, या लोग आपकी तरफ इसलिए भी आपको फॉलो भी करते हैं कि आप उनको उम्मीद दिलाते हैं। ख़ुद भी आप डटे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन में कि जब आप ये हालात सारे हमने देखे भी, लोगों ने एक्सपीरियंस भी किए, सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, सब कुछ हो गया, अब आगे आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में, अब महीनों की बात है या दिनों की बात है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो क्या ये जब ये कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, तो पाकिस्तान की सियासत में कोई फ़र्क होगा, या ये इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह ये अगर आप इजाज़त देंगे सवाल मैं ज़रा आसान करके पुट अप करूँ? जी, बिल्कुल आसान, जो मुझे समझ आया। समी साहब, इमरान खान बाहर आ गया, लेट्स से इमरान खान बाहर आ जाते हैं, जो नैरेटिव आज चल रहा है, जिसके ऊपर पब्लिक पल्स है, जो लोग आज लेके चल रहे हैं, इमरान खान जिसको लीड कर रहे हैं, इमरान खान उस नैरेटिव से बैकआउट कर सकते हैं कि नहीं बाहर आने? बिल्कुल नहीं कर सकते बैकआउट, इससे कोई बैकआउट कर ही नहीं सकता। और ये कोई ऐसा नैरेटिव है नहीं जिससे किसी को ज़्यादा ख़तरा हो। बेसिकली इसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, चीज़ों को बिगाड़ने के लिए उसकी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं सियाको सबाक के बगैर पेश की जाती हैं, ताकि खौफ व हरास फैले और एक ऐसा लगे कि जो खान आ गया तो सब जेल चले जाएंगे, सब ये हो जाएगा, सब वो हो जाएगा, और पता नहीं वो क्या करेगा, उसको निकाल देगा, उसको रख लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक तब्दीली होनी है, वो है इलेक्शन कमीशन की। 2025 में इलेक्शंस होंगे, सुल्तान सिकंदर राजा इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा। अब ये नून लीग वाले कोशिश कर रहे हैं, आपको पता भी होगी, लेकिन मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अगले 2-4-5 दिनों में पार्लियामेंट में ये उसको तोसी देने के लिए बिल लाएंगे। अच्छा, इनका देखें, ये मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, किसी के प्रेशर पे कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि हमारे साथ क्या होगा, तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाएगा ना, उस दिन ये जो नैरेटिव बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं ना, ये बंद हो जाएंगी। देन इट विल बी रियल बिजनेस। आप इस बात को क्या समझते हैं कि अगर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इज़ एम्ड एट अमेरिका, और DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र ही नहीं करते, ये आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? एज ए पाकिस्तानी वी हैव टू बी वन। यस, हमारी फ़ौज, हमारी अदालतें, हमारी पार्लियामेंट, हमारे लोग, हमारी सियासतदान, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो वी हैव टू बी वन। अपने वी नीड टू राइज अबव आवर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो इसलिए इनमें से कोई भी इतना जाहिल नहीं है, इन सबको पता है। कुछ बहुत ज़्यादा सियाणे हैं जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, काफ़ी हो गया है। जॉर्ज सोरोस ने कहा था वो डेवोस में, जहाँ पर वो स्विट्ज़रलैंड में वो जो सारी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, उसने कहा कि ये जो वर्कर है ना, अपने मुनाफे में से कुछ इनको दो, वगरना ये तुम्हारी एम्पायर को आग लगा देंगे। मज़दूरों को कुछ दो। तो भाई ये जो 25 करोड़ लोग हैं ना, जो भूखे मर गए हैं, ना इज़्ज़त है, ना रोज़गार है, ना कोई इलाज की सहूलत है, मुस्तकबिल कुछ नहीं है सवाए चंद लोगों के जो खाबे खा रहे हैं। कुछ देना पड़ेगा इन लोगों को सिस्टम में लाके। ये मुल्क इनके लिए बना था यार, आपने बहुत ले लिए, किन्ने को तो चाहिए देने। वो कल मैं जरदारी को सुन रहा था, वो कहता घबराना नहीं, मैं हूं ना। ओ भाई, तुम्हारे होने की वजह से तो सब कुछ हुआ है ये। अभी और डरा रहे हो, इसलिए तो घबराए मैं कि तुम अभी तो हम तुम्हारी बात सुन के घबरा गए कि मैं हूं ना। लोग सोच रहे होंगे हाली होर किन्ना हो रहा है, और किन्ना के तू यार। ये शाहरुख के चाइनीज वर्जन है जरदारी साहब। चीन तो शाहरुख बन के आया, उसने कहा था ना मैं हूं ना। सर लास्ट में कायदे आजम कहने लगा सी कायदे मिल्लत सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे चौथी वजीर आजम बनने के लिए, और एक्सटेंशन वगैरह भी ये कर रहे हैं, और एक्सटेंशन करने का ये जो तासुर है वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ओके है, सब ठीक है। यार मुझे ना एक बड़ा अफसोस है, मैं आप कहना चाहता हूँ, मैं मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी नवाज शरीफ साहब से,
और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन फ़ोन बजा, मेरे से उनका कोई रब्ता वाब्ता नहीं था, तो मैंने हेलो किया तो आवाज़ बड़ी जानी पहचानी थी। मैंने समझा शायद वो भट्ट साहब बोल रहे हैं, एक हमारे सोहेल ज़िया भट्ट साहब से, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो इज़ ए गुड मैन। अभी तो खैर बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि पूरे कबीले से हम दूर हो गए हैं। तो वो उन्होंने मुझसे आगे से कहा कि समी साहब मैं नवाज़ शरीफ गल कर रहे हैं। मैंने कहा मियाँ साहब अल्लाह आपको खुश रखे। तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे ये पता चला कि आपके वालिद साहब बीमार हैं, उनका शायद कोई हार्ट का इशू है, तो मैं अभी ये बाहर निकला हूँ हरम पाक से और मैं आपके वालिद साहब के लिए दुआ करके आया हूँ। वाह, अब मुझे बताएं यार, ज़ाती हवालों से इंसान कभी सोच भी सकता है ऐसे बंदे के बारे में बात करने का। फिर सलमान गनी साहब के घर मेरी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। हमें तो इन्होंने कहा कि ये नवाज़ शरीफ बेईमान है, एडियां फाइलां बाजवा साहब ले आंदे सन, हमें तो नहीं पता था ये बेईमान है। इन्होंने कहा ये मुल्क के लिए बहुत ख़राब है। हम शुरू हो गए, हमने कहा दुश्मन है ये, और बाद में पता चला कि दुश्मन वो है जो ये कह रहे थे। मुझे इस बात का बड़ा मलाल है, मैं आपको बताऊं, मैं ये कन्फेस करता हूँ। और अब जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो मैंने बड़ा बारीकली देखा है, माइन्यूटली, तो मुझे कहीं कहीं नवाज शरीफ भी बेचारा मासूम लगता है उस रेफरेंस में, जब जो मुशर्रफ ने उसके साथ किया, जो दूसरे जर्नलों ने, क्योंकि ये जिसके बारे में करते हैं ना, ये उसको गद्दार बना देते हैं। ये इन्होंने इमरान, मैंने तो देखा ना, जो इन्होंने इमरान को मुझे गद्दार बना के ले गए, तो मुझे समझ आई कि गद्दार की हकीकत क्या है यार, ये किसको गद्दार कहते हैं। तो मैंने ये क्योंकि आज इसलिए बात की है कि अभी इनका इक़्तिदार जो है ना टमटमा रहा है, जाने वाला है। नहीं तो अगर मैं साल पहले ये बात करता तो लोगों ने कहना लो जी ये भी दरख्वास्त पा रहे हैं। ठीक बात, ऐसा नहीं है। देखिए जो सच है ना, अगर हम सच नहीं मानेंगे, यस, आपको पता है जब इन्होंने उठाया यहाँ से इमरान खान को, उसके सर पे डंडा मारा इन्होंने, इसका सर फाड़ दिया, उसके कपड़े खून से भर गए। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टिच लगेंगे, इन्होंने क्या कहा कि ये सनी प्लास ले लो, और वो बालों में ये करता रहा। और एक और चीज़ है जिसकी वीडियो भी है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने तशद्दुद किया इमरान खान पर। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने तो जिक्र नहीं किया, और फिर उसने कहा कि मैं माफ़ करता हूँ, हंस पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं ये। तो मैंने इसलिए कुछ चीज़ें अब हम, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब उनका क्या, उनको आपको नहीं लगता, आपने कहा कि उनके खिलाफ भी है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, फिर मैं जो आपको इमरान खान के बताऊं, खिलाफ मैं कर आपको रहे एक और वाक़या भी बता देता हूँ। मेरी दोस्ती थी रिचर्ड हॉलब्रुक से, जो अमेरिकन स्पेशल इनवाइट थे। जब रेमंड डेविस का मामला था ना, तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे नाश्ते पे बुलाया, सिर्फ मुझे अकेले को। मैं जाती उमरा गया, पंजाब गवर्नमेंट की गाड़ी मुझे लेके गई वहाँ पे, तो आगे बड़ा परहेजी सा नाश्ता था। अच्छा, उबले हुए अंडे, एग वाइट्स, आमलेट, टोस्ट। तो मैंने मियाँ साहब से कहा सर अगर मैंने इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे को गल पूछ लूँ। उन्होंने कहा नहीं पूछे। मैंने कहा सर मैं तो ये सुनता था कि आपके बड़े बड़े नाश्ते, खाबे, न्यारियाँ, और हम तो ये आपकी वो बैंड बजाने के लिए ये बातें लिखते होते हेलीकॉप्टरों पे जा रहे थे। हैं तो मियाँ साहब हंस पड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वो मैं नहीं खांदा ये चीज़ां, शहबाज साहब खांदे ने। हंसते हुए कहा, पता नहीं जोकिंगली कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ भी मैंने ट्रैवल किया खसूसी फ़्लाइट में, 3-4 लोग ही थे हम। तो मतलब मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने जिन्होंने ख़राब किए हैं ना, फाइलां तो ना देते ले आगे। तो वो शहबाज साहब ने, राजा इशफाक सरवर मरहूम, मैं और शहबाज शरीफ साहब, हम 3 लोग थे जो मुझे साथ लेके गए। वो एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। तो उन्होंने वो हॉट पॉट था, उसमें ना घर से बने हुए कबाब थे। अच्छा, तो उन्होंने वो खोला, उसको मुझसे कहा खाएं आप भी। मैं थोड़ा सा झिझका, मैंने कहा नहीं घर से बनवाए हैं मैंने, ये बड़े अच्छे हैं और बड़ा सेहत के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि शहबाज साहब भी ये खाते होंगे, पहले शायद खाते होंगे, लेकिन बाद में वो सारा कुछ हुआ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। फ़ारूक लगारी साहब ने, अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लड़ाई करवाई थी नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की,
जो मियाँ शरीफ साहब को लाहौर में जो गिरफ्तारी करवाई गई थी ना, वो बेनज़ीर ने ऑर्डर नहीं दिया था, बेनज़ीर को पता भी नहीं था, वो सदर पाकिस्तान को पता था और वो जिनके पास सोटी है उनको पता था, क्योंकि वो जो एक्शन डालना चाहते थे उससे पहले ज़रूरी था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर की शदीद लड़ाई हो, क्योंकि ये जब भी एक फ्रीक को इन्होंने भेजा है ना तो दूसरा फ्रीक तैयार होता था। अभी ये सूरत हाल है कि पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ है, सारे इमरान खान के साथ है, तो इनको कुछ जगह नहीं मिल रही। अब ये वो अलीम खान को बनाया, इधर उधर से पकड़ के लेके आते हैं, वो साले अपनी गली का वोट नहीं ले सकते, तो ये फंस गए हैं इसमें। लेकिन एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत लोगों को डिवाइड करके ना, डिवाइड एंड रूल, गोरे की पॉलिसी बना के, क्योंकि ये अपने जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग के लिए आप देखें ना कौन सी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, बाहर ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, रॉयल नेवी कॉलेज। आपको याद है वो जनरल बाजवा गया था वहाँ पे, तो 2 दिन टीवी पे जनाब बाजे बजते रहे, बाजे बज रहे हैं, बाजवा साहब आ रहे हैं जा रहे हैं जी, पता नहीं कितना बड़ा इन्होंने एजाज मिल गया। अब दूसरे वो असल में वो अबू जान थे। तो ये बेसिकली साकिब साहब, मैं माफ़ी अगर समा खराशी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है असल में, और ये मीडिया पे आने नहीं देते, उठा लेते हैं, पा दो लम्हा लाल कर दो, लेकिन फिर भी बात छुप नहीं रही। नहीं अब तो बात निकल आई है ना सर, निकल आई, गल तो हुण बड़ी अगे वध गई है, गल वध गई है। आखिर में सर, जी जी जनाब, ये कुछ अर्से पहले जब आप अडयाला जेल में मौजूद थे तो खान साहब ने आपके कान में कुछ बातें की थी, जाहिर है कि वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, कुछ आपने रिपोर्ट कर भी ली होंगी, कुछ नहीं रिपोर्टेबल होंगी, लेकिन कुछ आज हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं मैं आपको देखें, खान साहब से बड़ी उनकी बड़ी मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो उन सियासतदानों में से हैं जो इस वक्त रियली अपनी जो ज़ाती जो चीज़ें हैं ना उनसे हट के सोचते हैं। जेल में है, जो बंदा जाके जो बात उन्हें करता है वो सुन लेते हैं, किसी को अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खफा करें या राज़ी करें। सही है, बट एक्चुअली ना, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक और वाक़या। जब मोहतरमा ज़िंदा थी ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा, तो बहुत चीज़ें हो रही थी। अज़हर सोहेल साहब की आसफ़ ज़रदारी से दोस्ती की बड़ी ख़बरें आ रही थी, तो मुझे एक दिन बीबी ने बुलाया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुझे उन्होंने कहा कि ये APP का इशू हुआ था कि मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ है और इसमें किसी का हाथ तो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, द मैन। तो ज़रा तुम मुझे अपनी रिपोर्ट बना के बताओ, और ये तुमने सिर्फ मुझे बताना है। बीबी प्राइम मिनिस्टर? यस यस, ओके। हम लोग बड़े उनके बड़े क्लोज थे। मैं सवेरे उठ के सारी अखबार की जो क्लिपिंग्स हैं उनको देखता था, और एक अलग फ़ाइल बनती थी जो जाती थी आसफ़ ज़रदारी साहब के पास, और बीवी भी उसको देखती थी। PID वाले अलग कर रहे होते थे। अच्छा। और उसमें एक दफ़ा ये पकड़ा गया कि वो हामिद मीर साहब के इंटरव्यू का तर्जमा ही गलत हुआ था। बीबी तो तर्जमा पढ़ती थी, उसको उर्दू पढ़ने नहीं आती थी, तो वो तर्जमा ही गलत था। इधर से कुछ हम भी भेजते थे, हमें तो नहीं पता था कि कहीं पे तर्जमा गलत है। तो उस दिन इत्तेफाक से मोहतरमा की कोई बात हो गई किसी से, बशीर रियाज साहब से या किसके, तो उन्होंने हामिद मीर साहब के हवाले से गिला किया। तो उन्होंने कहा वो तो ऐसा कॉलम में चीज़ है ही नहीं जब देखा गया। तो वो एक बहुत और चीज़ें थी, वो एक्सपोज हुई सारी। खैर ये अलग चीज़ें हैं जो हमारी सहाफ़ती दुनिया में। उन्होंने गलत करा था। नहीं, इसमें उनसे ज़्यादा ख़ानदान का हाथ था। अंदरूनी मामला। लेकिन ना मेरी बात सुने, पता ही नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो गई और साथ ही एक वेल आ गई है। वो कित्थों आ गई नसीहत हो, बिल्कुल फार्म 47 की तरह। तो प्यारे भाई ये सारी चीज़ें तो देखें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, लोगों के बारे में होती हैं, अपने बारे में होती हैं, तो वो कोई इस तरह की बात नहीं है कि अच्छा। उसको वो इस तरह से करें। बट ही इज़ वेरी काइंड, और अल्लाह उन्हें सारे पाकिस्तान पर रहमत करे, मेरी तो ये दुआ है। और आप लोगों की जो काविशें हैं वो भी कामयाब रहें। मैं अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लगे कि जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है तो भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, आप उसको बिल्कुल आप खुद बता दें, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं, मैं आपको देखें ना, आप लोग यंग हैं, अब कैरियर है, काम, तो मैं मतलब मुझे किसी तरह से भी देखें, हमारा तो कोई पता नहीं है,
अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला के हाथ है, हम तो अपना जो है ना वो, आप सबसे सीखते हैं हम लोग रोज सर सीखते आप लेकिन आप मैं आपसे फिर भी ये कहता हूँ, आप ही ने हमें ये रास्ता दिखाया है। कहीं पे कैंचा मारना पड़े तो कैंचा मार दीजिए। सर आप वो बात है ना कि आपने हमें ये रास्ता दिखाया, तो ये तो अब आप हमारे लिए बाकी मसला हक है। सच का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने किसी बंदे की, किसी इदारे की अगर गलती को उसके सामने ला के रखते हैं ना, तो आप उसको फेवर दे रहे हैं। ये उसके समझने की बात, आप उसे एक फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन ना फ़ौज में एक सिस्टम होता है पल्स का, वो क्यों होता है? ये बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, बड़ा इसकी फॉर्मेशन है। Yes, absolutely. और रात में टिकटॉक पे था तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे, मैंने उनसे कहा मत कहो यार, ये हमारी फ़ौज है, इसे डोंट से दैट, ये इदारा हमारा है। मेरा तो अपना बहनोई, मेरा फर्स्ट कज़न वो जी हाँ, एयरफोर्स सबके में, हर घर में फ़ौज के हाँ। बंदे हैं यार। Yes, absolutely. कैसी बात कर रहे हैं आप? समी साहब बुक लिखेंगे कोई? अभी तो बुक बहुत मैंने लिखना शुरू की हुई है। अच्छा, अच्छा ये मैं आपसे एक बार लास्ट टाइम जिक्र हुआ था, आपने कहा था कि बहुत वाकयात लिख रहा हूँ, बड़ा कुछ देखा, अमेरिका में भी देखा, जरदारी साहब और मोहतरमा की गवर्नमेंट को भी देखा, नवाज शरीफ साहब से मैंने, और बड़ी मतलब चीज़ें ऐसी हैं। समी साहब नथिया गली में जो आपकी इमरान खान के साथ वो अकेले मुलाकातें होती थी, वो चैप्टर जरूर बड़ा मजे नहीं का वो chapter। करेंगे सारी बातें, अब तो हालात ऐसे हैं ना, अब क्या करें। अच्छा सर, वो आजकल टिकटॉक नहीं आ रहे आपके? यार वो ये टिकटॉक वाले उसको वीडियो को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अच्छा, और आपकी यूट्यूब पे भी कोई वारदात हुई भी है? हाँ, आपकी क्या व्यूअरशिप कहते थे खुलता ही नहीं है। जो सराइकी में जो बनाते हैं वाह अच्छा, सर, मेरा इरादा था कि मैं ट्रम्प से फ़ोन पे बात करूँ लेकिन वो यार वो कर देते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ये चाइनीज़ है ना ये हाँ इन्होंने प्लेटफॉर्म, कोई वारदात डाली है। तो उसमें ना वो डाउन कर देते हैं। वो मुझे नहीं, उसको उन्होंने वायलेशन करके मुझे सिस्टम से निकाल देते हैं। अच्छा कहते समी हैं साहब, इतनी जिस मर्जी वायलेशन सूरत से निकाल दें, आप रोज किसी न किसी सूरत में लोगों के घर में मौजूद हैं। लोग आपसे लोगों मोहब्बत की, करते हैं। मैं आपको बताऊं आखिरी बात, लोगों की इतनी मोहब्बत है, वो मेरे लिए नहीं है, ये आप समझें। ये मैंने खान से भी कहा, खान के लिए है। अल्लाह की कसम, मैं जाता हूँ, मैं गरीब फ़कीर आदमी हूँ, मेरा तो साल कोई भी नहीं होता, चीज़ों के पैसे नहीं लोग लेते, सिर्फ खान की वजह से। कहते हैं खान को हमारा सलाम देना। और मैंने खान से कहा कि अब आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। दो चीज़ें कहते हैं लोग, एक तो कहते हैं कि आप कसम उठाओ कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे, उसके साथ धोखा नहीं करोगे, और दूसरी पता क्या कहते हैं, ये कसम उठाओ कि अरशद शरीफ का खून माफ़ नहीं करोगे। ये मैंने कहा खान को, मैंने कहा ये याद रख लें आप। तभी सब जाते जाते एक जुमला, खान साहब अक्सर कहते हैं कि जी मैंने माफ़ किया है नबी थी। अगले दिन बैठे की बात हो रही थी, ये तो खान साहब की ज़ात तक, पार्टी तक, फैमिली तक माफ़ कर सकते हैं। जी जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ है, तो बाकी लोगों के साथ हुआ है, वो तो खान माफ़ नहीं कर सकता ना। देखिए जब आप जो एक ग्रैंड आईने पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो तो खान माफ़ नहीं नहीं, ना कर सकता। इसमें साकिब एक बात है। देखिए जब नेल्सन मंडेला आया था ना बाहर, तो सब आपको पता है, जब वो बाहर निकला तो सबसे पहले किस आदमी को उसने देखा? वो आदमी खड़ा था जब नेल्सन मंडेला पानी मांगता था तो वो उसके मुंह पर यूरिनेशन करता था। नेल्सन ने उसको भी माफ़ कर दिया। जब आप एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की तरफ जाते हैं, एक फ्री फेयर इलेक्शन करा के, तो आप ये अहद करते हैं कि अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सर आपको कड़वे घूंट भरने पड़ते हैं। सही है। लेकिन अरशद शरीफ के खून की माफ़ी अरशद शरीफ की फैमिली कर सकती है, इमरान उनकी खान इमरान वारदात खान नहीं कर बच्चे- सकता। इमरान खान ने, ना मैं कर सकता हूँ। Yes, जिले शाह की फैमिली उसकी कर सकती है। राइट है, वो माफ करेगी। इन 12 शोध अबाद फारूक जो है अपने बच्चे को माफ़ कर सकता है खून। जिन औरतों की चादरें दुपट्टे खींचे गए, वो औरतें माफ़ कर सकती हैं। बिल्कुल सही, ठीक होगी। चलें जी समी साहब, आपका बेहद शुक्रिया सर, बड़ा आपसे बड़ी ज़बरदस्त नशिस्त रही। और जिस तरह आपने मैं तो डेरा बंद कराना मेरा कोई इरादा नहीं। सर डेरे आबाद रहते हैं सर, डेरे आबाद रहते रहते हैं। हैं इंशाल्लाह, ये डेरे यूं ही आबाद रहेंगे समी साहब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपका भी बहुत लेट शुक्रिया पहुंचा, सर। I'm sorry। आज के लिए हमें टीम के डेरे से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।